नमस्कार। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। एक साल पहले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की उन्होंने बागडोर संभाली थी। बीजेपी यहां पर धमक के साथ आई थी और कहा था कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक साल में क्या कुछ बदला? तमाम चुनौतियां हैं देवेंद्र फडणवीस की। सारी चुनौतियों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी। आपका बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। पहले तो आपको एक साल होने की बधाई। कहा जाता है कि आपको संगीत से ना बहुत लगाव है। आपके और शिवसेना के रिश्तों को आज किस गाने से बांधा जाए? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये कहना चाहिए। ये तो देखिए, आपकी तरफ से कहा जा रहा है, आपके दोस्त नहीं, हमारे दोस्त भी कह रहे हैं। आपने शायद उद्धव जी का भाषण सुना नहीं। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मुझे इसी सरकार में रहना है, इनके साथ ही काम करना है और मुझे सरकार तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, पर वो तो तोड़ने के लिए तैयार हैं, या क्या कहें कि वो आपका बार बार सिर्फ कान है बैठना चाह रहे हैं? देखिए, उनकी पार्टी में कुछ बड़बोले लोग हैं और उन बड़बोले लोगों की बात का हम न तो जवाब देते हैं न उसको दिल पर लेते हैं। उस पार्टी में अधिकार एक व्यक्ति को है और उसका नाम है श्री उद्धव ठाकरे जी। अगर उद्धव ठाकरे जी कोई बात कहते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं या उसके ऊपर विमर्श करते हैं या उसके ऊपर विचार करते हैं। बाकी बड़बोले रोज कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उसके ऊपर क्यों हम बोले? कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दशहरा की रैली में तो उद्धव ठाकरे जी ने बोला, जो कुछ बोला उद्धव ठाकरे ने बोला। उन्होंने ये कहा कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, हमारी बांधिलकी जो है वो जनता के साथ है और इसलिए जनता की बातें हम उठाएंगे, लेकिन हम सरकार तोड़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये उन्होंने कहा। अच्छा, आप अब इस रिश्ते को कैसे देख रहे हो? देखिए, हमारा रिश्ता 25 सालों से ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। हम दो अलग अलग पार्टियां हैं, साथ में काम कर रहे हैं। कुछ विषयों पर हमारा मतभेद होगा, उसको पाटेंगे। चूंकि कोएलिशन है, महाराष्ट्र की जनता ने इसी प्रकार का मैंडेट दिया है। देखिए, महाराष्ट्र का मैंडेट ये कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ है और अगर हमको पूरा मैंडेट मिलता और 20 सीटें हमको मिलती तो हम केवल हमारा एजेंडा होता। अब जब हमने उनको साथ में लिया है तो ये कोएलिशन की गवर्नमेंट है, तो कोएलिशन का एजेंडा चलेगा। तो आप ये मान के चलते हैं कि आप और शिवसेना 5 साल तक साथ रहेंगे? मुझे बिल्कुल लगता है, कोई उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता। तो शिवसेना इस तरीके की जब हरकतें करता है कि उसके लोग आकर के कसूरी की किताब के समय में स्याही पोतते हैं, या उनके लोग बीसीसीआई के ऑफिस में जाते हैं और वहां पर हंगामा करते हैं, या जिस तरीके से बोलते हैं उनके लोग, ऐसा तो है नहीं कि उनके लोग बड़बोले लोग जिन्हें आप कह रहे हैं वो बिना कंसेंट के, बिना लीडरशिप के कंसेंट के बोल रहे होंगे? कुछ तो लीडरशिप की कंसेंट तो होगी ना, वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये सारी चीजें जो है, इसमें एक बात आप ध्यान में रखिए, भावना सबकी वही है, पाकिस्तान के खिलाफ ही है। उनका एक्सप्रेशन करने का जो तरीका है वो तरीका अलग है, जिसको हमने मान्यता नहीं दी। और हम सरकार करके, हमारी तो ये मजबूरी है सरकार के तौर पर, अगर कसूरी जी हमको पसंद आए या नहीं आए, ये हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है। अगर मुंबई में पाकिस्तानी राजनयिक पासपोर्ट के ऊपर वैलिड वीजा लेकर आता है और यहां पर उनके ऊपर अगर हमला होता है तो उसमें हमारी साख नहीं खत्म होती, भारत की साख खत्म होती है। एग्जैक्टली। तो आपके सहयोगी जब भारत की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, जिस तरीके, बट्टा कहां लगा? हमने तो अब कुछ करने ही नहीं दिया। हमने कार्यक्रम वहां पर हुआ और कार्यक्रम करके वो चले गए। सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही पोतना, देखिए, उसकी सबने भर्त्सना की है, लेकिन सुधींद्र कुलकर्णी कोई पाकिस्तानी राजनयिक नहीं है। तो इसलिए वो जस्टिफाइड है? नहीं, मैंने कार्रवाई की, उनको मैंने अरेस्ट किया, जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए वो कानूनी कार्रवाई हुई। तो सवाल मेरे तरफ सवाल ही नहीं है। जिनको सवाल पूछना आप उनको पूछते नहीं हो, मुझे पूछते हो। अच्छा, एक बात बताइए कि मुंबई शहर जो है ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी रही है हमेशा से, और भारत की ये फाइनेंशियल कैपिटल रही है। यहाँ पर जब इस तरीके की वारदात होती है तो इमेज क्या जाती है? आप यहाँ के मुखिया हैं। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि इस प्रकार की इमेज नहीं जानी चाहिए, और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है तो दुनिया को ये ध्यान में आया और देश में भी ये सबको ध्यान में आया है कि दबने वाली सरकार नहीं है।
जो इसका कर्तव्य है, जो इसका राजधर्म है, ये सरकार करती है। आज ही गुलजार साहब का बयान आया है कि इस तरीके का इनटॉलरेंस इस देश में पहले नहीं देखा गया है। लोग यहाँ आपके नाम के साथ आपके पहले धर्म पूछते हैं। इस तरीके का इनटॉलरेंस जो पाकिस्तानी कलाकार यहाँ आ रहे हैं और उनको परफॉर्म करने से रोका जा रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, रोका जा रहा है, इसको आप क्या कहते हैं? आप इसको जस्टिफाई करेंगे उनके काम न करने का? देखिए, पहली बात तो यह कि गुलजार साहब ने क्या कहा है मुझे पता नहीं, पर मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, भारत में इनटॉलरेंस नहीं है। भारत की इमेज को बिगाड़ने का यह प्रयास हो रहा है और भारत में सहिष्णुता है, इसलिए भारत जीवित है। और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, गुलजार साहब की बात नहीं कर रहा हूं, पर देश के अंदर कुछ लोग जानबूझकर ये माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इनटॉलरेंस है, वो देश का नुकसान कर रहे हैं। इस देश में इनटॉलरेंस हो नहीं सकता, क्योंकि इस देश की संस्कृति में, इस देश की रगों में इनटॉलरेंस नहीं, सहिष्णुता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर पाकिस्तानी कलाकार पर अटैक होता है तो उसे आप क्या मानेंगे? उसे सहिष्णुता तो नहीं मानेंगे ना। जैसे गुलाम अली जी का प्रोग्राम यहाँ होना था, उसे रोक दिया गया। अगर सरकार चाहती तो गुलाम अली का प्रोग्राम ताल ठोक के करा सकती थी। देखिए, हम तो ताल ठोक के खड़े थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो भाग गए। हमने तो स्पष्ट शब्दों में कहा था गुलाम अली जी का प्रोग्राम होगा। गुलाम अली जी किस लिए आए थे? जगजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, कोई पाकिस्तान का गुणगान करने के लिए नहीं आए थे। और जगजीत सिंह, जिन्होंने गजल सम्राट के रूप में करोड़ों भारतीयों के मन पर राज किया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गुलाम अली जी जैसा एक गजल गायक आता है और उसका कार्यक्रम नहीं होता, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, कलाकार जो होते हैं, कलाकारों को कोई बाउंड्रीज नहीं होती। हाँ, अगर कल कोई ये दिखा दे कि गुलाम अली जी भारत विरोधी कार्रवाइयों में है, तो मैं भी उनका कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। लेकिन आप एक फोन उठा करके उद्धव ठाकरे जी को बोल सकते थे कि मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए इस तरीके की खिलाफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका तो भाईचारा है, आपके सहयोगी हैं वो। देखिए, अगर ये आयोजक कुछ समय रुक जाते तो इनका कार्यक्रम हम ठीक से करवा देते। उन्होंने इतनी जल्दबाजी की, आयोजकों ने डर गए होंगे। डर गए होंगे तो उन्होंने सरकार के पास आना चाहिए, वो नहीं आए। देखिए, ऐसा नहीं हुआ। मुझे पता है उन आयोजकों में एक व्यक्ति ये शिवसेना से संबंधित भी था, उसका कहीं ना कहीं संबंध आया था, वो सीधा उठाकर उनको ले गया, उन्होंने उनसे बातचीत की और उन्होंने फैसला किया कि हम इसको नहीं करेंगे। हमारा तो आज भी कहना है कि कोई गुलाम अली का कार्यक्रम यहाँ करता है, कोई गुलाम अली का कार्यक्रम यहाँ करना चाहता है तो हम उसको करवाएंगे। 3 चीजें ऐसी हो गई जिसमें लगता है कि आपको शायद पता नहीं है, आपने आपने शायद देखा नहीं। मैंने तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन दिया और मैंने कहा आज भी अगर आयोजक उसको करना चाहते हैं तो सरकार तैयार है। ये बताइए कि अगर इस रिश्ते में, आपके और शिवसेना के रिश्ते में कोई और खटास आती है, तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है? आप अपनी सरकार को कैसे बचा के चलेंगे? देखिए, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया। नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपके और एनसीपी के रिश्ते करीब आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी बारामती गए, अरुण जेटली जी बारामती गए, उन्होंने कहा बारामती मॉडल जो है उसे देखना चाहिए। मैं आपको साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, एनसीपी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन होने की आवश्यकता नहीं है और होने के आसार भी नहीं है। और मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कह देता हूं, मेरी सरकार 5 साल चलेगी, पूरे 5 साल कंप्लीट करेगी और वापस चुन के आएगी। लेकिन आप ये तो शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को बोल सकते कि अपने बड़बोले लोगों को चुप कराइए, चाहे वो संजय राउत हो या और भी उनके लोग हों। जिस तरीके की बातें करते हैं कि शिवसेना तो बाप है, उसके आगे सबको झुकना पड़ेगा, तो इस तरीके की बातें तो आप कम करवा सकते हैं। उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में क्या होना चाहिए मैं कह सकता हूँ, उनकी पार्टी में क्या होना चाहिए वो उन्होंने तय करना चाहिए। लेकिन एजेंडा हाईजैक करते हैं वो। अगर प्रदेश के डेवलपमेंट का एजेंडा वो हाईजैक करते हैं तो रोक सकते ना। आप यहाँ के मुखिया है। कोई एजेंडा हाईजैक होता नहीं है। ये तो देखिए होता क्या है, एक सामना पेपर में लिखा जाता है, हमने तो तय कर लिया वो पेपर है, पेपर के ऊपर हम रिएक्शन देते नहीं है। उस पेपर को कितने लोग पढ़ते होंगे? 50,000, 1 लाख, जो भी पढ़ते होंगे, जो भी उसकी रीडरशिप होगी, उसको बड़ा तो आप लोग कर देते हैं। आप लोग उसको दिखाते हैं कि ये शिवसेना ने कहा, वो शिवसेना। भाई, शिवसेना को जो कहना है उद्धव जी हमसे कहते हैं,
हम पेपर के माध्यम से बातचीत नहीं करते। लेकिन शिवसेना और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, प्रगाढ़ हैं, ये कहा जा सकता है? हमारे रिश्ते अच्छे हैं बिल्कुल। वर्किंग रिलेशनशिप या क्लोज रिलेशनशिप? देखिए, अब ये लिव इन रिलेशनशिप है या वर्किंग रिलेशनशिप है या शादी हुई है या डाइवोर्स हुआ है, ऐसे तो आका नहीं जाता जी। लेकिन हम साथ में काम कर रहे हैं। आप लिव इन में तो हैं, आप भले डिनाई कीजिए, लेकिन आप लिव इन रिलेशनशिप में तो हैं। कैबिनेट में हम सारे फैसले एक मत से करते हैं, जिसमें हमारे और उनके मिनिस्टर गवर्नमेंट के रूप में वहां पर फैसले लेते हैं। ये बताइए कि शिवसेना ने बोला कि हम चाय पर चर्चा करते हैं, हम दाल पर चर्चा करें, हम महंगाई पर चर्चा करें, हम दादरी पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, हम इस पर क्यों, हम बीफ पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है दादरी निश्चित रूप से नेशनल डिबेट का इशू हो सकता है, बीफ से ही दादरी हुआ है। देखिए, उसको आप एक विषय को जोड़कर आप हर चीज को उसी के इर्द गिर्द बुनोगे, ये ठीक नहीं है। देखिए, दादरी में जो घटना हुई बहुत गलत घटना हुई, उसकी भर्त्सना प्रधानमंत्री जी ने की है। सबसे मुझे आश्चर्य लगता है, और मैं तो बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, देखिए ये तो गलत ही घटना हुई है, पर यह घटना अगर किसी बीजेपी रूल स्टेट में होती ना, आप लोग हमको फांसी पर लटका देते, होनी कहीं नहीं चाहिए। लेकिन अगर खट्टर जी वहां पर जिस तरीके से दलितों के लिए बात कर, या वीके सिंह का बयान ले लीजिए, अब कि मीडिया ने थोड़ी वीके सिंह का बयान ले लिया, उन्होंने, प्रॉब्लम तो यही है कि आपको लगता है कि आपके यहाँ के लोग कुछ ज्यादा बोल जा रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने बड़े साफ शब्दों में ये कहा है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के ऊपर संयम होना चाहिए। जिनकी बातों का गलत अर्थ गया है या जिनकी बातों से लोग आहत हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष ने उनको बुलाकर स्पष्ट शब्दों में उनको कहा है कि ये चलेगा नहीं पार्टी में, और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी इसके बारे में बहुत जागरूक है। सिर्फ महंगाई पर आते हैं, और खास करके महाराष्ट्र में जिस तरीके से आत्महत्याएं रुक नहीं रही हैं, लोगों को ये लगा था कि बीजेपी के आने के बाद जो नई सरकार आई है शायद इस पे कुछ कंट्रोल होगा, महंगाई पे भी कंट्रोल होगा और किसानों की आत्महत्या भी रुकेंगी। उन पर कुछ कंट्रोल हो पाया क्या? जब दाल जो है वो 200 रुपए किलो बिके तो कहीं तो प्रॉब्लम है। दाल के भाव क्यों बढ़े, ये भी हमने समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में 50 लाख मीट्रिक टन दाल हम इंपोर्ट करते हैं, हमको टोटल 250 लाख मीट्रिक टन दाल लगती है, तो 200 लाख मीट्रिक टन हमारे यहाँ तैयार होती है। इस बार के क्रॉप फेलियर के कारण हमारे यहाँ पर एक बड़ी गैप तैयार हुई है, और उस गैप के कारण आज दाल नहीं है, और इसलिए भाव बढ़े। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इसके ऊपर उपाय कर रहे हैं। हमने तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर उसमें जो बॉर्डर से उनके ऊपर रेड भी किया हुआ है, लेकिन ये बात भी आपने ध्यान में रखनी चाहिए कि दाल की कमी है। आपने रेड की और दाल को पकड़ा और जब्त किया। अरुण जेटली जी ने वहां पर कहा कि हम लोगों ने 33,000 टन जो है दाल पकड़ी है रेड के थ्रू, और उसमें से 23,000 महाराष्ट्र में है। अब ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि वो दालें जो हैं वो मार्केट में आएंगी। सुना मैंने कि लोग उठा के लेके जा रहे हैं, उसमें चोरी हो रही है, वो ऐसे ही बाहर पड़े हुए हैं, तो फिर उनका फायदा क्या? इतना रेड और ये सब करने का फायदा क्या? देखिए, दाल कहीं पर भी बाहर पड़ी हुई नहीं है, सारी गोदामों में है, गोदाम के गोदाम सील किए हुए हैं, और इसलिए वो पूरी सेफ है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें एक प्रोसेस है, और इसलिए हमने केंद्र सरकार को निवेदन किया है कि हमको उस प्रोसेस में से छूट दी जाए, और तुरंत ये दाल रेगुलेटेड प्राइस पर मार्केट में कैसी आए। मुझे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2-3 दिनों में कुछ फैसले केंद्र सरकार करेगा। चलिए, आपने दूसरी बात कही, पूरा बात सुन लीजिए। आपने दूसरी किसान आत्महत्या वाली बात कही, उसमें भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, किसानों की आत्महत्या का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसकी खेती को पानी नहीं मिलता, उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, उसको आज हमने क्या किया ये भी मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारी सरकार ने डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर स्ट्रक्चर्स की जलयुक्त शिवार योजना तैयार की। आपको मुझे बताना चाहिए कि हमने 1 साल के भीतर 1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर स्ट्रक्चर्स तैयार किए। इसमें 24 टीएमसी पानी आज रुका है, जबकि हमारे यहाँ डेफिसिट कितना है? केवल 50% बारिश हुई है महाराष्ट्र में, और हम 3 सालों से सूखे में, पूरे सूखे में। और 24 टीएमसी पानी का अर्थ क्या है? 6 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई दी जा सकती है, इतना पानी रुका है। और इसके लिए हमको 1400 करोड़ रुपया खर्चा आया, 300 करोड़ रुपया हमको जनता ने दिया।
अब आप इसको पिछली सरकार से कंपेयर करेंगे तो 24 टीएमसी पानी को जमा करने के लिए पुरानी सरकार को 7 साल लगते थे। सुन लीजिए, जो उसका खर्चा होता था, एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,000 रुपया और एक्चुअल कॉस्ट 14,000 करोड़ रुपया। किसानों की आत्महत्या रुकेगी। दूसरा हमने क्या किया, किसानों को 5-5 साल से पैसे भरे थे लेकिन उनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिलते थे। 1 साल में 1 लाख कनेक्शन हमने दिए और हम पूरा पेड पेंडिंग, 5 साल से जो पेड पेंडिंग था ये अगले साल के जून तक पूरा करेंगे। देखिए आज एक और ये सारी परिस्थितियां हैं, दूसरा 3 सालों से सूखा है, उसको कुछ भी मिल नहीं रहा। हमने दूसरी स्कीम क्या शुरू की, देखिए आज किसान जो 82% किसान है मोनोक्रॉप पर है क्योंकि उसको सिंचाई नहीं है और वो कैश क्रॉप लेता है, उसका सिंगल क्रॉप जिस समय खत्म हो जाता है उसको खाने को भी नहीं होता। 68 लाख किसानों के परिवारों को हमने फूड सिक्योरिटी में लाया। 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं हम उसको दे रहे हैं। देखिए ये एक लंबी समस्या है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं आने वाले 3-4 वर्षों में ये आपको धीरे धीरे खत्म होती दिखाई तो क्या आप इस प्रोग्राम के माध्यम से किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को प्रॉमिस करते हैं कि ये जो सारी स्कीम्स आपने चलाई हैं उसके कारण उनकी आत्महत्याएं रुकेंगी और उनकी जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो खाने की उनको कमी हो रही है, वो सब खत्म होंगी? मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के किसानों को अपील करता हूं, नई सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं जो किसानों ने देखे हैं। आज किसान खुद 300 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करके सरकार के ऊपर विश्वास दिखा रहा है, परिस्थितियां बदल रही है। ये बात ठीक है कि मौसम ने इस साल भी हमसे दगा किया है और बड़ा सूखा है, लेकिन सरकार कहीं पर भी पीछे नहीं रहेगी और आने वाले 2-3 सालों में सारी परिस्थितियां हम बदलेंगे। और मैं किसानों से ये निवेदन आपके माध्यम से करता हूं, कृपया आत्महत्या मत कीजिए, सरकार आपके साथ खड़ी होगी। ये बताइए कि आपकी इमेज तो बहुत साफ सुथरी है, लेकिन आपके कुछ कैबिनेट कलीग्स के ऊपर तमाम स्कैंडल्स 1 साल के अंदर ही आने लगे, ऐसा क्यों? देखिए, जब हमारे खिलाफ कुछ मिलता नहीं है तो चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है और जिनके ऊपर आरोप लगे, एक भी आरोप विपक्ष सिद्ध नहीं कर पाया। वो कोर्ट में गए, वहां पर भी अभी तक वो सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का पहले करप्शन था, उस करप्शन में बहुत कमी नहीं आई है। कोई आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन जो और बाकी मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं, सब लोग ये क्वेश्चन क्यों करने लगे हैं? इस तरीके की बातें क्यों आने लगी हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। करप्शन के खिलाफ हम लोगों ने बहुत, देखिए 800 से ज्यादा लोगों को, और मैं तो कहता हूँ रिकॉर्ड होगा, 800 से ज्यादा लोगों को हमने सस्पेंड किया है, 50 से ज्यादा लोगों को हमने डिसमिस कर दिया है और इतनी फास्ट करप्शन के ऊपर कार्रवाई हमारे यहाँ हो रही है। एक डिटेरेंट उसका हमने खड़ा कर दिया है। देखिए सिस्टम एक दिन में तो नहीं बदलती। 15-15 साल तक जिन लोगों को ये आदतें लगी हो कि उनके आका बिना पैसे के बात ही न करे, तो एक दिन में वो बदलेंगे नहीं। लेकिन जिस प्रकार से हम ये डिटेरेंट खड़ा कर रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। एक गवर्नेंस का मॉडल अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, आप उस मॉडल को कैसा समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये मूल्यमापन का समय भी नहीं है, उनका अपना मॉडल है, हम अपने मॉडल से चलते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस का गवर्नेंस का क्या मॉडल है? मैं इस पे ये सवाल पूछ रही हूँ, आपका क्या मॉडल? देखिए मेरा मॉडल बिल्कुल साफ है। हम लोगों तक गवर्नेंस को पहुंचाना चाहते हैं और इस मॉडल में हमने राइट टू सर्विस एक्ट ये तैयार किया है। हमारी सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है, आपले सरकार, जिसको देश का सर्वोत्तम पोर्टल करके माना गया है। 12,000 लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेंट्स की, उसमें से 9,000 लोगों की कंप्लेंट्स हमने पूरी तरीके से छुड़ाई। रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज 88%। और बीएमसी आपके हाथ में नहीं है और वहां का करप्शन सबको पता है। देखिए बीएमसी में भी जिस प्रकार से वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने पिछले समय नाला सफाई में बदमाशी की, हम उसमें पीछे नहीं रहे और शिवसेना को भी हमने कहा और दोनों ने हमने मिलकर फैसला किया। हमने उसके ऊपर सीधे इंक्वायरी बैठाई और इंक्वायरी में जो तथ्य सामने आए, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हम उसमें निश्चित रूप से पुलिस कंप्लेंट करेंगे और उसमें कार्रवाई होगी। रास्तों में भी एकदम स्ट्रिक्ट हमने नॉर्म्स दे दिए। देखिए कॉर्पोरेशन तो अपना काम करती है, कॉर्पोरेशन चलती है। हमारा काम यह है कि वहां पर जो आयुक्त भेजा जाता है वो सरकार का होता है, तो हम उस आयुक्त को ये कहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी आप इंश्योर कीजिए। बाकी हमको किसी भी कॉर्पोरेशन में, लोकल बॉडी में
हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां ट्रांसपेरेंसी से कॉम्प्रोमाइज होगा वहां पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कल परसों एक खबर आई थी कि वो कोई आरटीआई के माध्यम से कि आपने जो है वो 8 लाख रुपए जो थे वो किसानों की सहायता कोष के, उसमें आपने बैंकॉक में डांस के लिए भिजवा दिया। तो इस तरीके की खबर आती है तो फिर वही बात है, प्रिकिंग तो होती होगी ना। दुख होता है कि कितनी झूठी खबरें फैलाई जा सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री सहायता कोष के 5 अलग अलग अकाउंट्स हैं। इसमें से एक अकाउंट ये सूखे का है, एक अकाउंट जलयुक्त शिवार का है, और एक अकाउंट ऐसा है कि जिस अकाउंट में 8 प्रकार के काम उसमें होते हैं, 25% उसमें से जो पैसा है ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उसमें रखा हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के कुछ कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का सिलेक्शन ये परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल में जो बैंकॉक में हो रहा है वहां पर हुआ। वो कर्मी मेरे पास आए और उन्होंने बहुत साफ बात कही कि देखिए, हम चूंकि सरकारी कर्मी हैं, हम स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते, हम हॉस्पिटैलिटी भी नहीं ले सकते। वो अगर लेंगे तो कोई हमारी कंप्लेंट करेगा और हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। और हमको इतना अच्छा ये अवसर मिला है तो सरकार ने हमको इसमें मदद करनी चाहिए। अब इसमें दूसरा कोई फंड नहीं होता, और इसलिए मुख्यमंत्री सहायता निधि में 25% पैसा इस वाले अकाउंट में, जिसमें 60 करोड़ रुपया है जो पड़ा हुआ है, जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, उसमें से 8 लाख रुपया इन सरकारी कर्मियों को हमने दिया। अभी देखिए, उनको भी पता था कि अलग अलग अकाउंट होते हैं, ये अकाउंट में इस प्रकार का रिजर्वेशन है, इसमें से इस चीज को दिया जा सकता है, और वो अगर बताते तो खबर थोड़ी होती। आपको ये लग रहा है कि आप जब से मुख्यमंत्री बने तब से आपके ऊपर बहुत धावा हो रहा है मीडिया का, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो कोई, मैं इसकी चिंता नहीं करता। देखिए, हम तो मीडिया के लिए थोड़ी काम करते हैं जी, जनता के लिए काम करते हैं। और देखिए, मीडिया का अपना काम है, मैं कोई मीडिया की शिकायत नहीं करता, मीडिया अपना काम करती है। और जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए महाराष्ट्र के लिए माहौल जो है वो खराब हो रहा है, तो उसके लिए आप ये है कि दोनों, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो किसी भी जात के हो, आप राष्ट्र धर्म, अपने धर्म पर, राज धर्म पर खड़े रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे जी, सवाल ही नहीं उठता। देखिए, मैं आपको एक बात साफ बताता हूँ, जिस विचारधारा को मैं बिलोंग करता हूँ वो विचारधारा ने मुझे केवल राष्ट्रवाद सिखाया है। और मैं जातिवाद नहीं कर सकता, मैं धर्मवाद नहीं करता, मैं राष्ट्रवाद करता हूँ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई और हो, सबको समभाव मिलना चाहिए, सही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये हमारा मानना है। तो आप, चाहे वो सनातन धर्म हो, संस्था हो, या वो MIM हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर आएगी तो आप दोनों को ठोक के पीटेंगे? बिल्कुल 100% पीटेंगे जी, क्यों नहीं। मैंने पीटेंगे ये बहुत गलत शब्द है, जो कार्रवाई करनी है कानूनन बिल्कुल करेंगे जी, 100% करेंगे। दोनों, कोई भी हो। क्योंकि आप नागपुर के हैं और एक आप संघ की विचारधारा के हैं, लोग कहते हैं कि संघ का सरकार के कामकाज पर बहुत प्रभाव पड़ने लगा है। देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि इतने सालों से मैं संघ में हूँ, अलग अलग पदों पर रहा हूँ, आज 1 साल से मुख्यमंत्री हूँ। संघ कभी बात ही नहीं करता, ये करिए या वो करिए। संघ की अपनी विचारधारा है, वो अपना काम करते रहते। सरकार में हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं उठता। कभी भी संघ की ओर से कोई इनडायरेक्ट मैसेज भी नहीं आता। संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ये जब परसेप्शन में देखता हूं ना कि नागपुर से रिमोट कंट्रोल चल रहा है और यहां से बात निकली है, तो बड़ी हंसी आती है जी, उनके विचारों पे हंसी आती है। लेकिन आपको लगता है कि आप उनकी कुछ बातों को आगे लेके चलेंगे राज्य के कारण में, जिसको आपने क्यों नहीं ले जाएंगे? देखिए, संघ ने क्या सिखाया है? संघ ने भारतीयता सिखाई है और संघ ने राष्ट्रीयता सिखाई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जहां भारतीयता और राष्ट्रीयता है वहीं पर विकास है, वहीं पर हम देश को आगे ले जा सकते हैं, वहीं पर हम ठीक काम कर सकते हैं। और इसलिए संघ की ये विचारधारा राष्ट्रीयता की, भारतीयता की हम आगे ले जाएंगे। आमने सामने में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।